एनपीटी ग्रुप ऑफ आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपका डीसी जनरेटर एंड मोटर का बहुत सारा क्वेश्चन कराया है और शेष जो बचा है मैं आज कराने वाला हूं। हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक ना। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको सीबीटी एग्जाम में बहुत ही प्लस पॉइंट मिलेगा इसका, ठीक ना। आप जितने अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और देखने के साथ साथ समझेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें जितना भी क्वेश्चन आपको आया था तो वो क्वेश्चन उसी टाइप को हम करा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन मिल सके हैं, ठीक ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि 100% में से आपको 95% क्वेश्चन आपको वहीं से रिपीट होता है जो मैं करा रहा हूं। और इसके साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पे बने रहना है। जो बचे हैं शेष उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखा है, ठीक ना। और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, ठीक ना। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें, ठीक ना। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ का फार्मूला होता है ईबी इक्वल टू 5ZNP/के 60A, ठीक है। जिसमें ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। क्या होता है, फ्लक्स। ये हमारा क्या होता है, कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर की संख्या, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, पोल, ठीक है। क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। और एन हमारा क्या होता है, स्पीड होता है, जिसको बोलते हैं आरपीएम। क्या होता है, आरपीएम यानी स्पीड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पथों की संख्या। क्या, पथों की संख्या। तो सिंप्लेक्स में हमने बता रखा है, सिंप्लेक्स के लिए हमारा क्या होता है, 1, ठीक है। डुप्लेक्स रहेगा तो 2 होगा और ट्रिप्लेक्स रहेगा तो 3 पैरेलल पाथ होगा, ठीक है। कौन सी वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं तो ईजी आपको इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका दे रखा है कितने पोल का बाउंड जनरेटर है, तो 4 पोल का है। सिंप्लेक्स के लिए 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, आपका फ्लक्स दे रखा है 0.007 इंटू कंडक्टर की संख्या दे रखा है 1500 इंटू आपका गुणे स्पीड दे रखा है 1020 और पोल दे रखा है 4, ठीक है, अपान के 60। तो हमने आपको बता रखा है कि वेव वाइंडिंग लैप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है और वेव में हमारा क्या होता है, वेव वाइंडिंग में हमारा ए बराबर 2 होता है। क्योंकि अब सिंप्लेक्स है, यहाँ जितना भी क्या करें इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही हमारा आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। चाहे जितना भी पोल बने लेकिन हमारा रास्ता कितना ही बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 357 वोल्ट। 357 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है 178 वोल्ट, 243 वोल्ट और 357 वोल्ट, 428 वोल्ट, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया है सी ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिले तो आप इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक ना। एक और फार्मूला होता है वो भी बता दे रहे हैं, जिसमें आपको क्या दिया रहता है, आर्मेचर धारा और आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक ना। इस फार्मूला से हम भी ईबी निकाल सकते हैं, ठीक है। ईबी क्या होता है, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। लेकिन जनरेटर की बात कराए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायनेमिकल ईएमएफ, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है।
अभी तो एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा वैसे ही हम जब आपको क्वेश्चन या वीडियो बनाएंगे पढ़ाते वक्त, तो आपको सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड जो वनडे एग्जाम होता है उस टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको बहुत इंटरनली देखने को मिलेगा। जो आपको रेलवे में या किसी टेक्निकल वैकेंसी में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आप लोग को इस चैनल पर हमेशा बने रहना है और अच्छी तरह से देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर मतलब कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना, ऑप्शन बी दे रखा है अतिरिक्त पोल प्रदान करना, ऑप्शन सी दे रखा है ब्रश संपर्क, और ऑप्शन एक डी इसमें नहीं दिया है, तो हम इसमें ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी बात आए आपको आर्मेचर रिएक्शन की, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की जब भी बात आए, ठीक है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, जैसे जैसे हमारा जनरेटर स्टार्ट होता है तो उसके फील्ड में क्या पैदा होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक ना। फ्लक्स जनरेट होगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, आर्मेचर पे। तो आर्मेचर में एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, उस वोल्टेज के साथ साथ एक और फ्लक्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं, ठीक ना। इस फ्लक्स का काम क्या होता है, ये हमारा फील्ड वाले फ्लक्स पे क्या करता है, प्रभाव डालता है, जिससे हमारा फील्ड फ्लक्स कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक ना। जब इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स कम बनेगा, जब फ्लक्स कम बनेगा तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज भी कम पैदा होगा, ठीक ना। तो यही हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। कौन सी वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इंटरपोल, ठीक है ना, क्या मिलेगा, इंटरपोल किस लिए करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं दिया है तो आप इसको भी यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हमारा आर्मेचर रिएक्शन के लिए कौन सा वाइंडिंग होता है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है। इंटरपोल कम्यूटेशन घटाने के लिए काम करते हैं, कम्यूटेशन जिसको बोलते हैं स्पार्किंग, ठीक है ना। स्पार्किंग को कम करने के लिए हम कौन सा करते हैं, इंटरपोल। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके हम आर्मेचर रिएक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई डीसी जनरेटर है और उससे हम काम नहीं ले रहे हैं, तो उस जनरेटर के फील्ड में या उस जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है, फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है और आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाता है, जिसको आर्मेचर रिएक्शन बोले हैं, ठीक है। ऑप्शन डी अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, ठीक ना। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा कि जब हम जनरेटर को लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो उसके फील्ड वाइंडिंग में कौन सा मैग्नेट होता है, रेसिडुअल मैग्नेट होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिससे हमारा जनरेटर वोल्टेज पैदा करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेट क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो हमें कैसे उस जनरेटर में इसको चार्ज करना चाहिए, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इस जनरेटर के फील्ड में जो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये स्टेटर, इसमें हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक ना। कौन सी, फील्ड, ये हमारा क्या है, योक होता है, योक, ठीक ना। ये हमारे कौन सा है, स्टेटर वाइंडिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई से हम क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक, ठीक है।
10 मिनट तक कितने परसेंट से 10 से 15% वोल्टेज देकर हम क्या करते हैं, इसको इस फील्ड में सप्लाई डीसी देके चार्ज करते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे हम डीसी सप्लाई को बाहर करते हैं वैसे इस फील्ड में हमारा कुछ मैग्नेट बचा रहता है, ठीक ना। तो वही मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, जो बचा रहता है उसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक ना। लेकिन जैसे इसको हम लंबे समय तक प्रयोग नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाता है तो हमको इस विधि से क्या करना चाहिए, उसको स्टेटर को चार्ज करना चाहिए, ठीक ना। तो क्या होता है कि उस जनरेटर में से अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, दे रखा है 4 पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें जो 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल कितना दे रखा है, 0.064 वेबर दे रखा है, ठीक ना। तो हम जो फार्मूला पिछले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया है उसी फार्मूला के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएं कि मेन फार्मूला होता है इसका EB बराबर फाई जेड एन पी अपान के 60 है, ठीक है। ये जब कोई वाइंडिंग आपको इसमें वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन जब वाइंडिंग इसमें आपको वेरीफाई कर देता है, जैसे लैब के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्रेरित ईएमएफ, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, क्या बैक ईएमएफ, या ठीक ना, या इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते हो लेकिन बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक ना। तो लैप वाइंडिंग के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वही होता है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में हमने बता रखा है कि इसमें लैप वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, ए बराबर पी होता है। जितना हमारा समांतर पथ होगा उतना हमारा क्या होगा, पोल होगा। तो इसके अनुसार फार्मूला हमारा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई फाई जेड एन पी अपान के 60 ए। हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। अब हमें पता है कि ए बराबर क्या होता है, पी हो जाए, ए बराबर क्या होता है, पी होता है, ठीक ना। ई बराबर हमारा क्या होता है, पी। तो हम पी की जगह क्या रख देंगे, पी की जगह हम ए रखेंगे, ठीक ना। ए बी बराबर फाई जेड एन ए अपान के 60 ए से ए कट जाएगा तो हमारा फार्मूला क्या आया, ईवी इक्वल टू फाई जेड एन अपान के 60, जिसमें हमारा फाई क्या होता है, ये हमारा वेबर क्या है, फ्लक्स होता है। फ्लक्स किसमें होता है, वेबर में, जिसका मात्रक वेबर होता है फ्लक्स का, ठीक है। और जेड हमारा क्या होता है, कंडक्टर की संख्या, जितने उसमें वायर या कंडक्टर लगे हैं, कंडक्टरों की संख्या, ठीक है, कंडक्टरों की संख्या। और एन हमारा क्या दे रखा है, आर्मेचर की गति, आर्मेचर की गति, आर्मेचर की गति किसमें होता है, आरपीएम में। आरपीएम क्या है, इसका मात्रक होता है। आरपीएम को क्या बोलते हैं, आरपीएम को बोलते हैं रेजुलेशन पर मिनट। क्या बोलते हैं, रेजुलेशन पर मिनट, रेजुलेशन पर मिनट, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है, आरपीएम को पूरा नाम होता है, लेकिन कभी कभी आरपीएस देता है, आरपीएस, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वहां पर 60 का भाग कर देंगे तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आरपीएस में। तो आरपीएस को क्या बोलते हैं, रेजुलेशन पर सेकेंड, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। तो हम इसका अब मेन पॉइंट पे चल रहे हैं, इसके सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमें क्या निकालना है, इसमें बैक ईएमएफ, इसको पूछ रहा है। तो ईबी क्या क्या दे रखा है हमें, देखेंगे तो आरपीएम दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है, कंडक्टर की संख्या, लेकिन किसको दे रखा है, इसको देखेंगे, लैप वाइंडिंग की, ठीक ना। अगर वेव वाइंडिंग रहता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 120 रखते हैं, ठीक ना, जितना, लेकिन लैप में क्या होता है, जितना पास होता है उतने पोल होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0.064 इंटू
0.064 इंटू 1000 इंटू 600, ठीक है, अपान के 60, ठीक है। अब इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 640 वोल्ट, ठीक ना। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए है 160 वोल्ट, ऑप्शन बी दे रखा है 320 वोल्ट, ऑप्शन सी दे रखा है 480 वोल्ट, ऑप्शन डी दे रखा है 640 वोल्ट, ठीक ना। अब ये भी देख लीजिए, यहाँ पे 3 अंक का दशमलव है, यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 64 बचेगा, 64 गुणे यहाँ 10 बचा है तब कितना आ जाएगा, 640 वोल्ट। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक ना, क्या होता है, वोल्ट, उससे भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब कि जो हमारे जनरेटर के स्टेटर में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, अगर उस वो विकृत हो जाए, ठीक ना, क्या हो जाए, फ्लक्स मतलब डिस्टॉर्टेड यानी कम से कम हो जाए, तो इससे क्या होगा, हमारे ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हम कुछ बताना चाहेंगे इसमें आपको कि हमारे जनरेटर में क्या क्या होता है। एक स्टेटर होता है, स्टेटर, दूसरा आर्मेचर, ठीक है ना, आर्मेचर जो क्या होता है, रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग, ठीक ना, ये घूमता है, ठीक है। ये हमारा क्या स्थिर होता है, जो बॉडी में योग में फिट रहता है, ठीक है ना। तो इसमें भी फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स जब जनरेट होता है तो ये आर्मेचर क्या होता है, जैसे जैसे घूमता है तो इस फ्लक्स को क्या करता है, कटिंग करता है। जैसे मैं बता रहा हूं, एक चुंबक के माध्यम से यहाँ पे हमारा एन होता है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए आर्मेचर हो गया, ठीक है। जैसे फ्लक्स निकल के जाता है तो क्या करता है, आर्मेचर को क्या करता है, आर्मेचर इसको रोकता है, फ्लक्स को रास्ते में रुकावट पैदा होता है। लेकिन जैसे ही फ्लक्स रुकावट पैदा होता है, इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, क्या ईएमएफ पैदा हो जाता है, जो हमें टर्मिनल पे मिलता है, ठीक ना। लेकिन कह रहा है किसी कारणवश या किसी दोष की वजह से डीसी जनरेटर के फील्ड में जो फ्लक्स प्रवाह हो रहा है वो क्या होने लगता है, डिस्टोर्टेड होने में लगता है, यानी कम होने लगता है, ठीक ना। उससे जो ईएमएफ पैदा होता है उससे क्या होगा कि उससे ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे ही फ्लक्स हमारा स्टेटर का कम होगा उससे हमारा क्या होगा, ईएमएफ भी कम होता प्रतीत होगा, बैक ईएमएफ, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, ऑप्शन बी दे रखा है प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन सी दे रखा है प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं, डी ऑप्शन दे रखा है प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा फ्लक्स कम होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा बैक ईएमएफ क्या होगा, या जो पैदा होता है ईएमएफ वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक ना, क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा कि जब क्वेश्चन में आपको देखने को मिले कि विकृत, ठीक ना, फ्लक्स विकृत होने लगता है तो आपको उसका आंसर क्या होगा, प्रेरित ईएमएफ हमारा कम होने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, आपको दे रखा है डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है, ठीक ना, भारी स्पार्किंग का कारण क्या है, ठीक है। स्पार्किंग कब होता है मैं बता रहा हूं फिगर के माध्यम से। जैसे ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है, ठीक है ना, कम्यूटेटर इस टाइप का आकार का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर, इसमें स्लाटे कटी रहते हैं, जो क्या रहते हैं, स्लाटे, इसके बीच में जो गैप रहता है इसमें क्या रहता है, माइका रहता है, क्या माइका, इसका काम करता है इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेटेड
का काम करता है। किसको, ये दो पत्तियां लगी होती है, पत्तियां किसकी बनी होती है, तो हार्ड यानी हार्ड्रान, हार्डान या हार्ड कॉपर का बना होता है, ठीक ना। और हमारा ब्रश यहीं पर लगा रहता है, कार्बन ब्रश इस पर क्या करता है, एक स्प्रिंग के माध्यम से इस पर लगा रहता है, दबाव के साथ पकड़े रहता है। तो ये कभी कभी क्या करता है, एक स्लॉट को छूने के साथ साथ दूसरे स्लॉट को भी ये टच करने लगता है, जिससे क्या होता है, उस टाइम हमारे कम्यूटेटर पर क्या मिलता है, स्पार्किंग देखने को मिलता है। लेकिन स्पार्किंग कब होता है, क्या होने का कारण है, जैसे हमने पहला कारण बता दिया कि यह एक स्लॉट तथा दूसरे स्लॉट को टच करने लगता है। दूसरा क्या होता है कि इस पर जैसे मान लीजिए कभी कभी लोड ज्यादा बढ़ जाता है, तब भी दबाव ज्यादा डालता है, ठीक है, या ब्रश का अपने मेन एमएनए से थोड़ा सा दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाना, उससे भी क्या होता है, हमारा स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्पार्किंग ज्यादातर क्या होता है, स्पार्किंग जब ये दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है। अब यहाँ पे हमारे क्या रहता है, कम्यूटेटर सेगमेंट, इससे हमारा आर्मेचर की वाइंडिंग जुड़ी रहती है, इसको राइजर बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट से उठे भाग को राइजर बोलते हैं। जो आर्मेचर से वायर आता है यही पर हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन इसमें दे रखा है, ए वाला ऑप्शन क्या है, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। बी ऑप्शन दे रखा है आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। सी ऑप्शन दे रखा है एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई, ठीक है। ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव, ठीक ना। तो हमने क्या बताया, कभी कभी ये क्या होता है, ब्रश अपने स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन कि एमएनए और जीएनए का स्थिति बदल जाना। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब कभी स्पार्किंग देखे तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, तो हम एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल जाती है, तब हमें क्या भारी स्पार्किंग देखने को मिलता है। तो एक पॉइंट और बताना चाहेंगे यहाँ पर, स्पार्किंग कम करने के लिए, स्पार्किंग कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल का उपयोग करते हैं। किसका, इंटरपोल का उपयोग करते हैं, जिससे हम स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल जाना, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है मैगर, दूसरा ऑप्शन है मल्टीमीटर, सी ऑप्शन है तीसरा दे रखा है श्रेणी ओम मीटर, डी ऑप्शन दे रखा है केल्विन ब्रिज, ठीक है, केल्विन ब्रिज। तो हम बताएंगे जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लगभग कितना होता है, लगभग 1 ओम होता है। कितना, 1 ओम होता है, ठीक है ना। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो वहां पे क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने लगेगा, किस पर, आर्मेचर पे, जिससे क्षतियां बहुत ज्यादा होंगी। मैगर का उपयोग हम कब करते हैं, जब उच्च प्रतिरोध मापना हो, जो मेगा ओम में होता है, किसमें, मेगा ओम में। तो वहां पर हम मैगर का उपयोग करते हैं, जो इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है, जो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है, ठीक ना, वो मेगा ओम में मापता है। मल्टीमीटर का उपयोग क्या करते हैं, जैसे किसी चीज का या किसी मशीन के टर्मिनलों का कंटिन्यूटी चेक करना, रेजिस्टेंस मापना, वोल्टेज मापना, धारा मापना, एसी डीसी धारा मापना, यानी एक ही मीटर से हम कई सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीमीटर, ठीक ना। और श्रेणी ओम मीटर, यानी ओम मीटर हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, एक श्रेणी वाला होता है और एक शंट टाइप ओम मीटर होता है, ठीक ना, ओम मीटर होता है, ठीक ना, इसका भी उपयोग करते हैं। लेकिन केल्विन ब्रिज होता है जो कि हमारा कम से कम रेजिस्टेंस मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि केल्विन ब्रिज के द्वारा हम आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम होता है, तो यह कम से कम रेजिस्टेंस को मापता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन,
शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, ऑप्शन बी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक ना। तो जब आर्मेचर की बात आए तो वहां पे हम किसका उपयोग करते हैं? ग्राउलर का। किसका उपयोग करते हैं? तो ग्राउलर का उपयोग करते हैं। ठीक ना। ग्राउलर का उपयोग ये हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आंतरिक ग्राउलर, दूसरा हमारा होता है बाहरी ग्राउलर। ठीक है, बाहरी ग्राउलर। ठीक है, हम फिगर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। जैसे इसका आकार इस टाइप का बना होता है। ये हमारा ग्राउलर होता है। ठीक ना। और आर्मेचर को हम इसी पे रख देते हैं। ठीक ना। तो इसी के माध्यम से आर्मेचर का हम क्या करते हैं? शॉर्ट और ओपन सर्किट का हम टेस्ट करते हैं। ठीक ना। तो ये कौन सा ग्राउलर है? तो बाहरी ग्राउलर है। कौन सा ग्राउलर है? बाहरी ग्राउलर है। ठीक ना। बाहरी ग्राउलर है। ठीक ना। ये जो हमारा होता है प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें भी दो वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है और जो हम आर्मेचर रखते हैं हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग यानी द्वितीयक वाइंडिंग की तरह काम करता है। किसकी तरह? द्वितीयक वाइंडिंग की तरह काम करता है। तो जैसे क्वेश्चन में शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर की बात आए तो वहां पे हम कौन सा उपयोग करेंगे? तो बाहरी ग्राउलर का उपयोग हम करेंगे। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? ठीक ना। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? ठीक है। ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा और ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा वैसे ही हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपको हर एग्जाम में काम आ सके। तो फिलहाल हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है। मैं उसमें ज्यादातर फोकस करूंगा और उसमें भी जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसमें भी आपको 100% में से 95% यही देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस किए हैं और इसके साथ साथ आप लोग भी इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। वीडियो को अच्छे तरह से पूरे एंड तक देखेंगे। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है? हमारा गति नियंत्रण, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस? परिवर्ती रेजिस्टेंस होता है। ठीक ना। हम इसको जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो मोटर क्या होगा? उसकी गति कम या ज्यादा होगा। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो गति कम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस कम करेंगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक ना। तो इसमें आपका क्या है? ये आर्मेचर के पैरेलल में लगा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको आर्मेचर डाइवर्टर बोलेंगे। ठीक है। लेकिन कभी कभी आर्मेचर के जब सीरीज में लगता है तो वो भी क्या होता है? स्पीड कंट्रोल मेथड होता है। ठीक ना। तो आपका आंसर क्या होगा? आर्मेचर डाइवर्टर विधि से इस मोटर की गति को हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन में आपका ए दे रखा है सुपर एनिमल तांबे का तार, ऑप्शन बी दे रखा है सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी दे रखा है डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन डी दे रखा है पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। जैसे कि जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उसमें हम दो प्रकार का वायर लेते हैं। देखिए पहला हमारा क्या होता है? सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर और दूसरा क्या होता है? सुपर
एनेमल्ड एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम वायर। ठीक है, ज्यादातर कामों में हम वाइंडिंग के रूप में एल्युमिनियम वायर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है कॉपर के अपेक्षा और जल्दी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सुपर एनिमल्ड तांबे का तार। ठीक है, जैसे ऑप्शन देखने को मिले आप इस ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 61 नंबर का, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ बताना चाहूंगा, जैसे n प्रोपोर्शनल टू ईबी। ठीक है, यानी जैसे जैसे हमारे मोटर की गति बढ़ेगा वैसे ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें क्या होता है, n प्रोपोर्शनल 1/5। इसमें क्या होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाएंगे वैसे हमारा स्पीड कम होगा। ठीक है, दोनों समीकरण को मिलाने से हमारा फार्मूला क्या बनता है, n प्रोपोर्शनल ईबी अपान के फाई। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें एक नियतांक के रूप में क्या मिलेगा, के ए बी अपान के फाई। यही हमारा क्या होता है, मोटर की गति का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन ए आपका दे रखा है ईबी अपान एन बराबर ईबी अपान के फाई। ऑप्शन बी दे रखा है एन बराबर फाई बाई ईबी। ऑप्शन सी दे रखा है एन बराबर ईबी इंटू फाई अपान के 120। ऑप्शन डी दे रखा है एन इक्वल टू ईबी इंटू फाई अपान के 60। लेकिन हमने इस फार्मूला में क्या बताया है कि एन इक्वल टू के इंटू ईबी अपान के फाई। जो के होता है इसका मान लगभग 1 होता है। क्या होता है, लगभग 1 के रूप में लेते हैं, जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा, ईबी अपान के फाई। जब भी डीसी मोटर गति का बात करेगा तो हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में कराया है, लेकिन आज भी इस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे। जैसे अगर समानांतर रास्ता निकालना हो तो हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, पोल इंटू प्लेक्स, पोल इंटू प्लेक्स होता है। इससे हमारा क्या होता है कि समानांतर रास्ते का पता चल जाता है। जैसे आपको मिलेगा देखने को सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स में हम 1 लेते हैं, डुप्लेक्स में हम 2 लेते हैं, डुप्लेक्स में हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। इसके बाद ट्रिप्लेक्स आ जाएगा, ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स में हम 3 लेते हैं, क्वाड्रप्लेक्स में हम 4 लेंगे। इसी तरह जितना प्लेक्स बढ़ता जाएगा उसी तरह नंबर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका दे रखा है 4 पोल के लिए कितने समानांतर रास्ते होंगे। तो जहां पोल दिया है वहां पे हम क्या करेंगे, पोल लिख लेंगे। और इसमें प्लेक्स कौन सा दे रखा है, सिंप्लेक्स दे रखा है, डुप्लेक्स दे रखा है, ट्रिप्लेक्स दे रखा है, उसके अनुसार यहाँ पे प्लेक्स को हम रखेंगे। तो डुप्लेक्स के लिए हमने क्या बता रखा है, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 4, ऑप्शन सी दे रखा है 6, ऑप्शन डी दे रखा है 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहेंगे। जैसे डीसी जनरेटर के लिए क्या होता है, अगर डीसी जनरेटर की बात करता है, किसका, डीसी जनरेटर की बात करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हैंड रूल का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, लेकिन डीसी मोटर का बात करता है, डीसी मोटर का क्वेश्चन आ गया डीसी मोटर टाइप का, तो हम उसमें क्या करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। किसका, लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग
करते हैं, लेकिन आपको हिंदी में कभी कभी दाया हस्त वाम हस्त मिलेगा देखने को, ठीक है। तो डीसी मोटर का गति किस तरफ होता है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ होता है, लेकिन डीसी मोटर का क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है डीसी जनरेटर का स्पीड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी दे रखा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी दे रखा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा मोटर के केस में, आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और जब डीसी जनरेटर का बात करता है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, दाहिने हाथ का नियम। ये किस केस में, डीसी जनरेटर के केस में, ठीक है। इसके केस में डीसी जनरेटर के केस में हमारा दाहिना होगा, लेकिन मोटर के केस में बाएं हाथ का नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 64, डीसी मोटर का क्या नाम है, यानी इस डीसी मोटर का क्या नाम है, ठीक ना। पहला ऑप्शन दे रखा है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी दे रखा है डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी दे रखा है अवकलन यौगिक मोटर, ऑप्शन डी दे रखा है संचायिक यौगिक मोटर। लेकिन जब भी आपको ये वाइंडिंग पैरेलल में मिले, ठीक है, तो हमारा कौन सा मोटर होगा, शंट मोटर होगा। कौन सा, शंट मोटर होगा। लेकिन जैसे इस टाइप का फिगर आपको देखने को मिले, इसके आर्मेचर के श्रेणी में आपको सीरीज वाइंडिंग जुड़ना दिखे, तो हमारा क्या होगा, ये सीरीज वाइंडिंग है, S1 S2, इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज जनरेटर। क्या बोलेंगे, सीरीज जनरेटर। और मोटर केस में सीरीज मोटर हम बोलेंगे। कौन सा मोटर हो जाएगा, सीरीज मोटर, ठीक है। लेकिन जिसमें शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड मोटर, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा है, तो ये कौन सा जनरेटर होगा, शंट मोटर होगा। यही केस शंट जनरेटर में भी अप्लाई होता है, ठीक ना। लेकिन जैसे आर्मेचर के यहाँ पर अगर वाइंडिंग जुड़ गई तो कौन सा मोटर हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा श्रेणी मोटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा मोटर है, तो श्रेणी मोटर यहाँ पर ए वाला है। और ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा मोटर है, तो डीसी शंट मोटर होगा। ये ऑप्शन आपको मिलेगा। शंट इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि आर्मेचर के क्या है, पैरेलल में ये वाइंडिंग जुड़ा है, इसलिए नाम पड़ गया शंट मोटर। लेकिन जैसे आर्मेचर की सीरीज में वाइंडिंग आपको जुड़ी दिखे तो कौन सा हो जाएगा, सीरीज मोटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। ऑप्शन ए दाहिना हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक ना। तो अगर डीसी, यहाँ पे दो चीज हम बताना चाहूंगा। अगर यहाँ पर आपको डीसी जनरेटर की बात करता तो वहां पे फ्लेमिंग का कौन सा रूल, हैंड रूल काम करता, राइट हैंड रूल, ठीक ना। कौन सा, राइट हैंड रूल। लेकिन अगर यहाँ पर डीसी मोटर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। हम चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जैसे ये आपका अनामिका अंगुली होगा, ये मध्यमा अंगुली हो गया और ये कनिष्का हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या डिनोट करता है, मोशन यानी गति। ये किसको करता है, गति को। ये हमारा फ्लक्स डिनोट करता है, फ्लक्स। और अगर ये हमारा बाएं हाथ रहेगा तो क्या डिनोट करेगा, करंट को। किसको, करंट को। अगर यही अगर दाएं हाथ रहता क्या करता, ईएमएफ को हमें दिखाता। किस केस में, जनरेटर केस में ईएमएफ दिखाएगा, लेकिन मोटर केस में क्या दिखाता है, करंट, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या डिनोट करता है, करंट। कौन सी उंगली, बीच वाली, जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है वही हमें करंट की दिशा को दिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और जो भी इस टॉपिक का क्वेश्चन बचा है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और इसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है। और आप
वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और समझ में आया, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।